हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी नीड टू डू इट एट एनी कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले जो बात है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है सीन इन इंडिया, ठीक है। सेकंड पे हमारा अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस है। मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? फैटिकेबिलिटी और इरिटेटेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या है? ये भी इंडिया में मोस्ट कॉमन है। एफी डेफिशिएंसी विदाउट अनीमिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है विद इन नॉर्मल लिमिट रहेगा, आयरन स्टोर्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड, ठीक है। नाउ अपन क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन के पहले देख लेते हैं कि भाई कॉसेस क्या क्या है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इसके भाई पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस हो रहा है तो अनीमिया हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव डिमांड है, अगर इनएडिक्वेट इनटेक है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन या प्लमर विंसन सिंड्रोम। पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस की अगर हम बात करें तो हीमोटूरिया, हेमरॉइड्स, पेप्टिक अल्सर, हुकवर्म इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन सब में क्या है, आपका ब्लड लॉस हो रहा है, उसके कारण हमें अनीमिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्सेसिव डिमांड इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स। यहाँ पे एक्सेसिव डिमांड होती है आयरन की, हैंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनएडुकेट इनटेक ऑफ आयरन देखने को मिल सकता है पुअर चिल्ड्रंस में। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन ही इम्पेयर्ड हो गया है आयरन का तो ऑब्वियस सी बात है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंट्रोस्टोमी अगर हुई है आपकी, ट्रॉपिकल स्प्रू, सीलियक डिसीजेस एसेट्रा, एंड प्लमर विंसल सिंड्रोम, जिसको हम बाद में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टेजेस क्या है आयरन डेफिशिएंसी की? सबसे पहले है स्टोरेज आयरन डिप्लीशन हो जाना, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस, फ्रैंक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। डिक्रीज आयरन स्टोर्स है, डिक्रीज सीरम आयरन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, परसेंटेज सेचुरेशन कम हो गया है, ये तीनों चीज़ें कम है तो नॉर्मोसाइटिक फॉलोड बाय माइक्रोसाइटिक अनीमिया देखने को मिलेगा। नाउ इन 3 पॉइंट का मतलब क्या था? सिंपल सी बात थी कि भाई अगर आपका आयरन डिप्लीशन होगा तो एरिथ्रोपोइसिस जो होगी वो आयरन डेफिशिएंट होगी, तो नॉर्मोसाइटिक जो था हमारा अभी तक आरबीसी, वो माइक्रोसाइटिक में बदल जाएगा। नाउ टॉकिंग नेक्स्ट कि भाई क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है इसकी। तो यार पैलर देखने मिले सॉरी पैलर देखने को मिलेगा इन आई कंजक्टिवा, पैलर इन टंग, पेल नेल बेड्स इन सॉरी पेल नेल बेड्स इन अनीमिया, पेल पाल्मर क्रीजेस इन अनीमिया, चिलोसिस, फिसर एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ग्लोसाइटिस होता है, रेड साइनी स्मूथी टंग देखने को मिलेगी आपको, ईसोफेजियल वेब्स देखने को मिलेंगे, मल्टीपल ईसोफेजियल कंस्ट्रक्शंस, कोलोइनकिया, इसमें क्या होता है आपका एबनॉर्मल थिनर्स, कॉन्केविटी ऑफ द फिंगर नील्स, थोड़े से आपको ऐसे टाइप के दिखेंगे नील्स, ठीक है, स्पूनिंग ऑफ फिंगर नील्स। इन तीनों की, चारों की जो फोटो है आप एक बार इंटरनेट पर देख लो, आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। वीकनेस एंड फिटिक सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। नाउ टॉकिंग नेक्स्ट, पल्मर विंसल सिंड्रोम जो हमने देखा था ऊपर, ठीक है, उसमें ये चारों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ एफी मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है वो Fe+2 फॉर्मेट में होता है और स्टोरेज जो है वो Fe+3 में होता है। साइड जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। स्टोरेज जो है वो बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, तीनों में से किसी में भी हो सकता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को, तो इंक्रीज़ करने वाले फैक्टर्स और डिक्रीज़ करने वाले फैक्टर्स हैं। इंक्रीज़ करने वाले क्या है? विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, एसिडिक पीएच है, HCl जैसे कि प्रेजेंस में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इंक्रीज़ एसिड ही कर रहा है। डिक्रीजिंग बात करें तो एसिड का अपोजिट ऑब्वियसली अल्कलाइन पीएच, फाइटेट, फोस्फेट, मिल्क, EDTA, टैनेट। ओके, नाउ मास्टर रेगुलेटर ऑफ एफी मेटाबॉलिज्म क्या है? हेप्सिडिन जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हेप्सिडिन बाय लीवर जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन मेटाबॉलिज्म में। इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला, इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सॉरी डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज आयरन मेटाबोलाइजेशन फ्रॉम स्टोरेज साइट। तो पहला क्या कर रहा है ये कि मेटाबोलाइजेशन कम कर रहा है फ्रॉम द स्टोरेज साइट। दूसरा कि डिक्रीज कर रहा है एफी एब्जॉर्प्शन को। टॉकिंग नेक्स्ट कि इसका एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है। Fe+2 है, ठीक है, वो ड्यूडेनल एपिथेलियम में DMT1 से बाइंड करेगा। अब DMT1 क्या है? डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 है, ठीक है। इट विल ऑब्जर्व ऑल काइंड ऑफ डाइवेलेंट आयन एंड इज़ नॉन स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल Fe+2 को ही करेगा, Ca+2 को भी कर सकता है। अब यहाँ से जो है ये अंदर गया, Fe+2 अंदर आ गया, ठीक है। अब Fe+2 जो है अगेन सॉरी, Fe+2 जो है वो यहाँ पे आएगा अंदर। अब जो फेरोपोर्टिन और हैफास्टिन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कन्वर्टिंग Fe+2 को Fe+3 में। Fe+3 जो है अब वो है ब्लड में जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ब्लड हैज़ कैरियर प्रोटीन कॉल्ड एज सीरम ट्रांसफेरिन, जो कि एक्ट करता है ऐसा ट्रांसपोर्टर, और फिर वो Fe+3 को टू बोन मैरो ले जाता है। नाउ बोन मैरो कैप्ट एज फेरेटिन, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन जो है हमारा वो बोन मैरो तक ले जाने का काम कर रहा है और वहाँ पे जाके फेरेटिन के फॉर्म में स्टोरेज कर रहा है। अब हेप्सिडिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हेप्सिडिन ही है जो फेरोपोर्टिन को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला था कि ये आयरन मेटाबोलाइजेशन फ्रॉम स्टोरेज साइट को कम करता है और आयरन का अब्सॉर्प्शन भी कम करता है। अब जो एक छोटा सा फ्रैक्शन फेरेटिन का बोन मैरो से पेरिफेरल ब्लड में आता है, इसको हम बोलते हैं सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन जो है वो मार्कर है ऑफ स्टोरेज आयरन। फेरेटिन इंक्रीज या डिक्रीज विल टेल अबाउट द बोन मैरो आयरन स्टोरेज। अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो आयरन स्टडीज़ कर सकते हो आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन है, ठीक है, क्या काम हो रहा है आयरन का, सीरम फेरेटिन या ज़्यादा हो रहा है। इन सब के बेसिस पे हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का पता लगा सकते हैं। अर्लीस्ट मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग्स क्या है? सीरम फेरेटिन ऑब्वियस सी बात है कम होगा, क्योंकि इसे जब बोन मैरो में स्टोरेज ही नहीं होगा आयरन का, तो फेरेटिन कम होगा, और कम है आयरन अगर बोन मैरो में एस फेरेटिन, सो जितना जैसे मान लो 1 फ्रैक्शन था अभी तक, तो वो हाफ फ्रैक्शन जाएगा फिर ब्लड में, इसलिए सीरम फेरेटिन कम हो जाएगा। ट्रांसफेरिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज थोड़ा सा भी अगर आयरन है तो उसके स्टिमुलेशन में ट्रांसफेरिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए चाहेगा वो कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन हम लेके जा पाएँ, बट आयरन कम है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल सीरम ट्रांसफेरिन बढ़ेगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि से मान लो ट्रांसफेरिन तो 10 बन चुके हैं हमारे टू ट्रांसपोर्ट आयरन, बट आयरन जो है हमारे 2 ही हैं, तो इस कारण से सैचुरेशन जो है वो कम हो जाएगा। हैप्सिडिन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि से हैप्सिडिन का काम क्या था कि ये सबको रोकना। अब जब आयरन है ही नहीं तो बॉडी हैप्सिडिन को रिलीज़ नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि से उसको पता है कि ऑलरेडी कम आयरन आ रहा है और हम हैप्सिडिन को और रिलीज़ कर दिए तो भाई और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हैप्सिडिन का रिलीज़ कम हो जाता है। नाउ छोटा सा और पॉइंट, 1 सेकेंड, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं आप, आयरन डेफिशिएंसी वर्सेस क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। तो Fe+3 जो है आपका डिक्रीज़ करता है एंजाइम एक्टिविटीज़ को, ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन होगी। तो उससे क्या होना चाहिए, हमारा सीरम फेरेटिन कम होना चाहिए था नॉर्मली, ठीक है। कब? जब आयरन कम हो रहा है भाई, तो हमारा ऑब्वियसली बात है सीरम फेरेटिन भी कम होना चाहिए, बट नहीं होता है। यहाँ पे सीरम फेरेटिन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसे एक्यूट फेज रिस्पॉन्स प्रोटीन है हमारा सीरम फेरेटिन, जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शंस, इसलिए सीरम फेरेटिन बढ़ेगा। सो रिपोर्ट में अगर सीरम फेरेटिन इंक्रीज आता है तो एकदम से ये मत सोच लेना कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि इसे आयरन डेफिशिएंसी हम इसमें भी देख पा रहे हैं। नाउ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया प्लस इन्फ्लेमेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड, बोन मैरो बायोप्सी कर लो विथ पल्स
Prussian blue stain, Prussian blue stain। तो जैसे आप ये स्टेन करोगे आपको आयरन का लेवल दिख जाएगा, बट ये नहीं करी जाती क्योंकि बहुत पेनफुल है। नेक्स्ट हम सीरम ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स को भी देख सकते हैं। तो इंक्रीज सीरम ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स, क्योंकि बॉडी थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफेरेंट आएगा बट आता नहीं, सो ड्यू टू डिसयूज एपोप्टोसिस अकर एंड इंक्रीज लेवल सीन इन द पेरिफेरल ब्लड। क्या बोलना चाह रहा है इस लाइन के थ्रू? अब हमने देखा कि ट्रांसफेरेंट हम समझ रहे हैं कि आयरन की कमी आ रही है, तो ट्रांसफेरेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं कि भैया जितने भी है झटाझट लेके जाओ पैसेंजर्स आयरन को। तो अब ट्रांसफेरेंट इंक्रीज़ हुआ तो क्या लग रहा है बॉडी को कि भाई ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर भी बढ़ने चाहिए, तो इसी को जो है हम डायग्नोसिस की तरह ले लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वर्सेस एक्यूट क्रॉनिक अनीमिया में अंतर क्या है कि बोन मैरो बायोप्सी विद पल्स स्टेन आप करोगे दोनों में सही आएगा, बट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में सीरम ट्रांसफेरेंट आपने करा तो आपको इसमें इंक्रीज़ दिखेगा सीरम ट्रांसफेरेंट, बट यहाँ पे आपको डिक्रीज़ दिखेगा। तीसरी बात है जनरल पैरामीटर्स हम क्या क्या देख सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन देख सकते हो, आरबीसी काउंट कर सकते हो, आरबीसी इंडाइसेस देख सकते हो, या तो डिक्रीज़ होंगे या फिर नॉर्मल होंगे। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स देखने को मिलेंगे फॉर श्योर, एनाइसोसाइटोसिस, पॉइक्लोसाइटोसिस, पेंसिल शेप्ड सेल्स एंड टारगेट सेल्स से। रेटिकुलोसाइट काउंट में आपको या तो डिक्रीज या फिर नॉर्मल देखने को मिलेगा। बोन मैरो, प्रेजेंस ऑफ एरेथ्रॉइड हाइपरप्लासिया देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी देखने को मिलेगी, प्रेशियन ब्लू स्टेन सोर्स डिक्रीज्ड आयरन स्टोरेज। तो आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि लैब फाइंडिंग्स करेंगे हम, ठीक है। लैब फाइंडिंग्स के बाद आपने करा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तीसरे नंबर पे आप जनरल पैरामीटर्स पे आए, चौथे नंबर पे आपने पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखा, फिर रेटिकुलोसाइट काउंट को देखा एंड फाइनली बोन मैरो को देखा। नाउ हेट्रोजाइगोनस फॉर्म ऑफ बीटा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया ट्रेट से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को? तो आरबीसी काउंट नॉर्मल टू इंक्रीज्ड होगा बीटा थैलेसीमिया में, बट डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। MCV and MCH disproportionately lower than degree of anemia. RDW नॉर्मल इन थैलेसीमिया, लेकिन ये इंक्रीज हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। टारगेट सेल अबेंडेंट रहते हैं जो कि फ्यू देखने को मिलेंगे हमें इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इंक्रीज्ड HbF जो कि नॉर्मल देखने को मिलेगा हमें आयरन डेफिशिएंसी। अब सिटेरोब्लास्टिक अनीमिया से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? तो सीरम आयरन नॉर्मल होगा या फिर इंक्रीज होगा बट डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी। सीरम फेरेटिन जो है वो नॉर्मल होगा या इंक्रीज होगा, बट आयरन डेफिशिएंसी में पता है कि डिक्रीज होता है। TIBC नॉर्मल होगा, इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी। परसेंटेज सैचुरेशन नॉर्मल और इंक्रीज्ड, डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी। नाउ अगर हम पेरिफेरल ब्लड पिक्चर देखें तो आपको जो है इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो सेल्स हैं दो कंपैरेटिवली स्मॉल है, इसलिए हमने इसको बोला है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स। अब आपको कई सारे सेल्स के डिफरेंट शेप्स भी देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, इसलिए हमने पॉइक्लोसाइट भी बोला है एंड ये हमें टारगेट सेल देखने को मिल गए। तो लीसमैन स्टेन्ड PBS पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया showing marked hypochromia and anisocytosis with the presence of fair number of microcytes। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। होप आपको समझ आई होगा, समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।